नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो इस सप्ताह की गिरिराज पत्रिका से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हिमाचल के, उन सभी को जो है हम डिस्कस करेंगे। और ये मई महीने का गिरिराज पत्रिका का चौथे नंबर का पार्ट है। इससे पहले 3 पार्ट मई महीने के डिस्कस हो चुके हैं और हर एक महीना इससे पहले का कवर हो चुका है। डेफिनेटली कोशिश करते हैं हम यहाँ पर कि जो भी एक सप्ताह में करंट अफेयर हिमाचल के बने हैं, हिमाचल के क्वेश्चन बने हैं, जो भी चीज़ें चर्चा में रही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो गिरिराज में नहीं डिस्कस हुई हैं, कहीं और पर डिस्कस हुई हैं, तो उनको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि आपको अवेयरनेस रहे थोड़ी सी एक हफ्ते में क्या हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश HPCL वुड सेटअप एन इथेनॉल प्लांट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में HPCL जो है वो एक इथेनॉल संयंत्र जो है वो स्थापित करेगा। ये पहले तो जानिए कि HPCL है क्या। ये देखो हिमाचल से नहीं है, HP अगर आप हिमाचल से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसने कहा है कि हम हिमाचल प्रदेश में जो है एक इथेनॉल प्लांट जो है वो स्थापित करेंगे। ये प्लांट स्थापित करने की बात कही गई है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट ऊना के गगरेट में जो है इसके लिए जो है वो भूमि देखी जा रही है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल से यहाँ से जानेंगे कि क्या क्या बातें चली हैं, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड इसने कहा है कि इथेनॉल प्लांट जो है वो हम स्थापित कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो स्थापित करने की बात कही गई है। और इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट की वो 500 करोड़ के आसपास है, कि 500 करोड़ रुपया जो है वो इसके ऊपर खर्चा आएगा। ये जो इथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा ये 30 एकड़ भूमि पर जो है वो बनाया जाएगा। ये जीतपुर भरेरी यहाँ पर, ये गगरेट के समीप है, यहीं पर जो है बनाने की बात कही गई है। और ये कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इसमें 50% इक्विटी जो है वो देगी। कितना? 50% इक्विटी जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो दी जाएगी। और बाकी की जो है वो कंपनी देगी, और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो कंपनी को जो है वो हर एक सहायता प्रोवाइड करवाएगी जो वो अपने लेवल पर जो है वो प्रोवाइड करवा सकती है। और इस आर्टिकल में तो यही कहा गया था कि आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर वहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। तो ये हमने जान लिया। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। अब क्या क्वेश्चन डिस्कस किया था? क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो पाइन की लीव्स होती हैं, चीड़ की जो पत्तियां होती हैं, वहाँ से जो है वो फ्यूल बनाया जाएगा, बायोफ्यूल जो है वो वहाँ से प्रोड्यूस करने की बात कही गई है। तो वो किसने कही थी? वो OIL ने कही थी। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो था वो बात कही गई थी, OIL के द्वारा। तो वो OIL ने कहा था। ये HPCL है। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक चीड़ की पत्तियों से जो है वो बायोफ्यूल बनाने की बात कर रहा है, तो दूसरा बोल रहा है कि हम इथेनॉल प्लांट जो है वो स्थापित कर देंगे। 500 करोड़ रुपए इसकी कॉस्ट बताई गई। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज अलाउड द हिमाचल प्रदेश फॉर सिल्वीकल्चर ग्रीन फिलिंग ऑफ विच स्पीसीज ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो बोलते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ने जो है वो प्रायोगिक आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी कि सिर्फ एक्सपेरिमेंट है ये, हिमाचल प्रदेश को किस प्रजाति की वन संवर्धन हरी कटाई की अनुमति दे दी है कि आप इन पेड़ों को जो है वो काट सकते हैं। तो वो कौन सी स्पीसीज हैं पेड़ की जिनकी ये बात कही गई है? तो खैर और चील और साल, ये तीनों ही वेराइटीज़ हैं जिनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर जो था वो क्या किया था कि कटाई की अनुमति दी थी। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी सही आंसर हो जाएगा। ये गिरिराज पत्रिका में नहीं आया था, परंतु ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। अब गिरिराज पत्रिका में क्या आया था पहले वो भी जान लीजिए, वहां से किस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि हिमाचल प्रदेश में खैर के पौधे जो है वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो खैर के पौधों को काटने की अनुमति दी जाए, जितनी उनको ज़रूरत है उतने हम काट लें। तो इसलिए जो था वो बात कही गई थी। तो कुछ दिन पहले जो था वो सर्वोच्च न्यायालय ने जो था वो हिमाचल प्रदेश के वन विभाग को जो था वो 10 वन मंडलों में, 10 वन मंडलों की जो सरकारी वन भूमि है वहाँ पर जो खैर के पौधे हैं उनके कटान की अनुमति जो है वो दे दी है। ये कहा गया है, ये अनुमति जो है वो दे दी गई है, तो इसलिए जो है ये न्यूज़ में आया। अब बात की जाए तो खैर कहाँ कहाँ पर होता है? ये खैर का पौधा ऊना में होता है, हमीरपुर में होता है, बिलासपुर, नालागढ़, कुटलैहर, इन वन मंडलों में जो है वो होता है। और कटान के लिए कार्य की योजना जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही है। इन वन मंडलों से जो है वो प्रतिवर्ष 16,500 वृक्ष जो है इनका कटान किया जाता है, या फिर ये निर्धारित किए गए हैं कितना किया जाएगा। खैर का कटान अगर जल्दी ही शुरू करने की बात कही गई तो ये कहा गया कि जो नाहन, पांवटा साहिब, धर्मशाला, नूरपुर और देहरा, ये 5 मंडल ऐसे हैं यहाँ पर भी योजना तैयार की जा रही है।
अब ये जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना कि यहाँ पर परमिशन दी गई है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लीजिए। बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो अलाउ किया है सिल्वीकल्चर ग्रीन फेलिंग के लिए कि 3 स्पीसीज खैर, चील और साल की जो है वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 3 रेंजेस से काटी जा सकती हैं। एक नूरपुर रेंज है, नूरपुर फॉरेस्ट सब डिवीज़न के अंदर आती है, और एक भराड़ी रेंज है जो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है, और एक पोंटा रेंज है जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पोंटा फॉरेस्ट सब डिवीज़न के अंदर आती है। यहाँ पर दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुमति। और फेलिंग ऑफ द ट्रीज बोले गए हैं कि कैरिड आउट ड्यूरिंग 2018-19 एंड ड्यूरिंग 2022-23 जो है, यहाँ पर जो भी काटे गए पेड़ों, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी गठित की गई थी उसकी जो रिकमेंडेशन थी, उन्होंने जो कहा था उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काटी गई है। तो इस क्वेश्चन से आपने एक तो खैर, चील, साल और नूरपुर, भराड़ी और पोंटा, ये डिवीज़न और ये स्पीसीज जो है वो याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है कि अभी खैर के पौधों को जो है वो अधिक एक्सटेंड लेवल पर तक जो है ज़्यादा लेवल तक जो है काटने की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज मेयर ऑफ शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि शिमला एमसी के इलेक्शन हुए, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है जीत के आई, वहाँ पर कितने वार्ड हैं वो हमने सब जान लिया था। उसी दिन मैंने कहा था कि जब मेयर और डिप्टी मेयर बनाए जाएंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मेयर बनाए गए हैं और डिप्टी मेयर बनाए गए हैं। मेयर बनाया गया है सुरेंद्र चौहान को, ऑप्शन ए सही आंसर है। सुरेंद्र चौहान को जो है वो मेयर बनाया गया है, ठीक है। डिप्टी मेयर बनाया गया है उमा कौशल को, ये आपने ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 2-3 महीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कोई एग्जाम होता है उसमें पूछ लिया गया तो पूछ लिया गया, उससे ज़्यादा लेवल तक ये नहीं पूछा जाएगा। परंतु आपने ध्यान रखना है कि कांग्रेस ने जो था, जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए थे वहाँ पर जीत हासिल की थी। 34 वार्ड हैं टोटल शिमला में। 34 वार्ड में से जो है वो 24 वार्ड किसको आए, 24 वार्ड जो था वो कांग्रेस ने जीत लिए, और 24 वार्ड के अलावा 9 वार्ड जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते, और 1 वार्ड जो था वो किसके द्वारा जीता गया, वो CPIM के द्वारा जीता गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के द्वारा जीता गया। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये आप इस तरह से डिवाइड कर लीजिए, 34, 24 और 9, 1 इस तरह से सीटें आई। सुरेंद्र चौहान जो था वो क्या बने, मेयर बन गए, और उमा कौशल डिप्टी मेयर बन गई। इतना ही नहीं, यहाँ से जानिए जो 24 कांग्रेस के MLA नहीं काउंसलर चुनकर गए हैं यहाँ पर, इनमें से जो महिला काउंसलर्स की संख्या है वो कितनी है, 14 तो कांग्रेस की महिलाएं ही हैं यहाँ पर। 24 में से 14 तो महिलाएं ही हैं। अगर ओवरऑल हम बात करते हैं कि 34 में से कितनी महिलाएं चुनकर गई हैं, तो 20 वुमेन काउंसलर, 20 वुमेन काउंसलर जो हैं वो चुनकर आई हैं, और 14 जो हैं वो मैन चुनकर यहाँ पर आए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि 34 में से 24 कांग्रेस ने जीती, कांग्रेस के अलावा 9 बीजेपी ने और 1 CPIM ने। इसके अलावा 34 में से जो था वो 20 जो था वो महिलाएं आई, और 14 जो बाकी के रिमेनिंग 14 हैं वो मैन आए। ये भी पता होना चाहिए, महिलाओं की जब भी बात होती है ना इस तरह से, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखें। अब देखो, ये क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के साथ रिलेट करता है। कैसे करता है अभी हम डिस्कस करते हैं। बोलते हैं टाउन हॉल बिल्डिंग रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि टाउन हॉल भवन जो था वो अभी हाल फिलहाल में खबरों में था, इसका निर्माण कौन से वर्ष किया गया था। तो देखो, ये जो टाउन हॉल बिल्डिंग है आपकी, इसका निर्माण जो था वो कौन से वर्ष में हुआ था, 1888 में हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, 1888 में हुआ था। अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन किस तरह से रिलेट करता है। तो अभी क्या हुआ, अभी शिमला MC के इलेक्शन हो गए, ठीक है, शिमला MC इलेक्शन हो गए, मेयर भी चुन लिए, डेप्यूटी मेयर भी जो था वो चुन लिए। अब ये मेयर और डेप्यूटी मेयर जहाँ पर बैठते हैं वो बैठते हैं टाउन हॉल बिल्डिंग में, ठीक है, सही बात है, टाउन हॉल बिल्डिंग में बैठ गए। अब मेयर को तो कमरा मिल गया टाउन हॉल बिल्डिंग में, परंतु डेप्यूटी मेयर जो है वो उनको टाउन हॉल बिल्डिंग में जो था वो कमरा नहीं मिला, उनको कहीं और जो था वो लोकेट कर दिया गया कि आपका ऑफिस यहाँ पर होगा। इन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, इन्होंने बोला जी मैं कार्यभार संभालूंगी ही नहीं जब तक मेरे को टाउन हॉल में कमरा नहीं मिलता। मामला बढ़ गया, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, फिर इनको जाकर टाउन हॉल में बिठाने का आश्वासन दिया गया, फिर इनको अभी टाउन हॉल में कमरा मिल गया है। तो इसलिए जो है ये टाउन हॉल बिल्डिंग जो है वो खबरों में आई है। कहाँ जैसे ये बिल्डिंग, अगर आप शिमला गए होंगे तो रिज मैदान पर जो है ये बिल्डिंग है। रिज मैदान पर गेयटी थिएटर और टाउन हॉल, ये दोनों बिल्डिंग्स जो है वो साथ साथ ही हैं। सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले टाउन हॉल बिल्डिंग आती है, साथ में ही जो है वो गेयटी थिएटर जो है वो लगता है। टाउन हॉल बिल्डिंग डिज़ाइन किसके द्वारा की गई थी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है।
ये हेनरी इरविन के द्वारा जो था वो डिज़ाइन की गई थी। ऑन दी अदर हैंड अगर हम बात करते हैं गेयटी थिएटर की, गेयटी थिएटर भी जो था वो 1887 में जो था वो बनकर तैयार हो गया था। कब? 1887 में बनकर तैयार हो गया था। अब यहाँ पर ये जो गेयटी थिएटर था 1887 में तो बनकर तैयार हो गया। ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? तो ये नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना है। और द टाइम विल टेल ये प्ले यहाँ पर सबसे पहले जो था वो परफॉर्म किया गया था, टाइम विल टेल प्ले। ये आपने ध्यान रखना है। तो टाउन हॉल बिल्डिंग के बारे में आपने जान लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि अब क्यों ये खबरों में थी, क्यों ये चर्चा में आई, और भी जो इसके बारे में हमने जाना वो आप ज़रूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु इंट्रोड्यूस्ड टी प्लांट इन कांगड़ा वैली अराउंड 1849। तो बोलते हैं कि कांगड़ा घाटी में 1849 के आसपास किसने जो था वो चाय के पौधे लगाए थे, किसने यहाँ पर चाय की खेती या फिर चाय के पौधे जो था वो इंट्रोड्यूस किए थे। तो चाय की खेती कांगड़ा में जो था वो इंट्रोड्यूस की गई थी डॉक्टर जेमसन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब कांगड़ा जो है वो चाय के लिए जाना जाता है, इसको जीआई टैग भी कांगड़ा की चाय को मिल चुका है। तो अभी बात इस तरह से हुई कि कांगड़ा की चाय के बारे में कुछ बताया गया था, तो वहीं पर उसी आर्टिकल में दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में चाय जो है वो मुख्य रूप से कांगड़ा में जो है और कांगड़ा के आसपास के इलाकों में जो है वो लगाई जाती है, यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाती है। डॉक्टर जेमसन ने यहाँ पर जो था यहाँ की मौसम देखा कि अनुकूल है, तो यहाँ पर जो था ये चाय की खेती स्टार्ट कर दी। हिमाचल प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो कांगड़ा, मंडी और चंबा यहाँ पर जो है वो प्रमुख रूप से चाय आपको देखने को मिल जाती है। तकरीबन अगर आप टी कल्टीवेशन की बात करते हैं, जो 2020-21 का जो डाटा अवेलेबल है उसके अनुसार जो है वो 2310 हेक्टेयर भूमि में जो है वो चाय की खेती की जाती है। और 2020-21 के डाटा के अनुसार ही जो है वो 11.45 लाख किलोग्राम चाय जो था वो प्रोड्यूस की गई हिमाचल प्रदेश में। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो चाय की खेती करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर इनपुट उनको कुछ चाहिए, तो उनको जो है वो 50% सब्सिडी भी जो है वो सरकार देती है चाय की खेती करने के लिए। ये आपने यहाँ से ध्यान रख लेना। ये बड़ी ही बेसिक टर्म आपने इंट्रोड्यूस जान ली यहाँ से। आरसी ली भी ऑप्शन में दिया गया है। तो आरसी ली ने क्या किया था? आरसी ली ने कुल्लू में जो था वो एप्पल इंट्रोड्यूस किया था। तो अब कैप्टन आरसी ली का नाम भी रिवाइज हो गया, डॉक्टर जेमसन का नाम भी रिवाइज हो गया। ये वही मैंने लिखा है कांगड़ा टी के बारे में। 1849 में डॉक्टर जेमसन ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कांगड़ा वैली में। उसी टाइम से यहाँ पर ब्लैक और ग्रीन टी दोनों जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। इसको जीआई टैग, जीआई स्टेटस 2005 में जो था वो दिया गया था कांगड़ा चाय को, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी विल बी प्रोवाइडेड फॉर वुमेन अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना पढ़ी है ना आपने, तो उसको भूल जाओ, क्योंकि अब उसकी जगह जो है वो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना चला दी गई है। अब ये योजना चलाई गई है, जब भी ये न्यूज़ में आया था मैंने टेलीग्राम पर भी आपको कटिंग प्रोवाइड करवाई थी। महिलाओं को कितनी सब्सिडी दी जाती है? अलग अलग कैटेगरीज को जो है वो अलग अलग रूप से यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। तो राजीव गांधी स्वरोजगार योजना में जो है जो महिलाओं को खास तौर पर सब्सिडी दी जाती है, वो महिलाओं को और कोई भी दिव्यांग जन है उनको 35% सब्सिडी दी जाती है। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो ध्यान रखना है, कोई महिला है, कोई दिव्यांग जन है, उनको 50% सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। इसमें सरकार ने क्या रखा है? इसमें सरकार ने टारगेट रखा है। सरकार ने कहा है कि 60 लाख तक के कोई भी संयंत्र है, कोई भी मशीनरी है, उनकी खरीद फरोख्त को इस योजना के तहत करता है तो उसको हम 25% सब्सिडी दे देंगे। 25% सब्सिडी जो है वो जर्नल है, यानी कि जर्नल कैटेगरी को जो है वो 25% सब्सिडी मिल जाएगी, कोई आम इंसान खरीदता है। अगर आम इंसान इन दी टर्म जिसको कोई स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। उसी तरह अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जाते हैं, कोई भी फायदा लेना चाहता है, तो इस वर्ग को जो है वो 30% सब्सिडी जो है वो रख दी गई, 30% सब्सिडी जो है वो इनको रख दी गई है। और अगर कोई महिला जाती है, महिला और दिव्यांगजन जाते हैं, तो उनको 35% सब्सिडी जो है वो दे दी जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से 3 भागों में सब्सिडी जो है वो डिवाइड की गई है। और इस आर्टिकल में क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर कोई खरीदता है तो उसको 50% सब्सिडी देने की बात कही गई है, जो आपने बहुत बार पढ़ रखा है। और कहा गया था कि 1 मेगावाट तक की कोई सौर ऊर्जा परियोजना के लिए कोई भी लगाता है उसका, तो कोई भी पात्र श्रेणी जो है उसको 40% सब्सिडी वहाँ पर दी जाएगी, जो पहले बहुत बार रिवाइज चीज़ें हो चुकी हैं।
नई स्कीम जो याद रखनी है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, बस नई स्कीम है ये राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। अभी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गई क्योंकि राजीव गांधी जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है और इनकी 33वें नंबर की पुण्यतिथि जो था वो अभी पुण्यतिथि थी 33वें नंबर की, तो इसलिए जो था ये चर्चा में आए, ये आपने ध्यान रखना है। आर्टिकल में ये भी दिया गया था कि राजीव गांधी के योगदान से ही जो था वो पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण होता है वो भी प्रदान करवाया गया था। अब देखो, जब कांग्रेस की सरकार जो है वो हिमाचल में जो है वो चल रही है, तो अब इनकी जो योजनाएं होंगी वो राजीव गांधी के नाम पर होंगी, इंदिरा गांधी के नाम पर होंगी, जो इनके लीडर रह चुके हैं, जो इनके नेता रह चुके हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तो जब उनके लीडर थे जैसे अटल जी हो गए उनके नाम पर, तो इस तरह से जो है ये चलते हैं, इस तरह से जो है वो अब योजनाओं के नाम आएंगे। तो हिमाचल में ज़्यादातर योजनाएं राजीव गांधी जी के नाम पर देखने को मिलेंगी। जैसे राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल कहा गया कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है वो खोले जाएंगे, तो इस तरह से जो है वो देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन। तो ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आया था, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहले हम जानते हैं कि शिमला एग्रीमेंट जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था वो कौन से ईयर में हुआ था। ये जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था ना इससे पहले, उसमें ये पूछा गया था, तो ये 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में ही हुआ था, इसलिए इसको शिमला एग्रीमेंट जो था वो कहा गया। चर्चा में क्यों आया, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि गिरिराज पत्रिका में एक आर्टिकल दिया गया था। कॉन्टेक्स्ट क्या था, क्यों वो आर्टिकल भी आया, क्योंकि इंग्लैंड से कुछ नागरिक यहाँ पर आए थे और वो अपने पूर्वजों का जो है वो यहाँ पर पूर्वजों के निशान जो था वो खोजने यहाँ पर आए थे कि कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, मतलब उनके बारे में जानने यहाँ पर आए थे। उनके बारे में जो भी रिकॉर्ड उन्हें मिल सके उस रिकॉर्ड को वो एकत्रित करने के लिए जो था वो आए थे। तो वही कॉन्टेक्स्ट रहा और फिर गिरिराज पत्रिका में जो है वो अलग अलग दे दिया गया। 1857 की क्रांति के बारे में दिया गया। यहाँ पर ये भी लिखा गया था कि 1906 में जो मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उसका जो बेस बनाया गया था वो शिमला में ही जो था वो तैयार किया गया था। और कांग्रेस की स्थापना का विचार आपको पता था 1883 1805 में जो था वो ए.ओ. ह्यूम के मन में जो था वो यहीं पर आया था, शिमला में ही, कि इस तरह की कोई संस्था जो है वो होनी चाहिए। तो फिर रोथनी कैसल बिल्डिंग में वो रहते थे, वहीं से जो था वो उनके मन में विचार आया, फिर उसकी स्थापना की गई। और लॉर्ड डफरिन ने जो था वो 1888 में जो था वो वाइस रेगल लॉज का निर्माण जो था वो करवाया था। अभी से यहाँ पर जो है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो काम करता है। 1945 से जो है वो एडवांस स्टडी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो यहाँ पर काम कर रहा है। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, तो युद्ध होने के बाद जो था वो 1972 में उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो उस टाइम प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने जो था वो शिमला में ये समझौते पर जो था वो साइन किए थे। और 1864 में जो था वो अंग्रेज़ों ने शिमला को जो था वो देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो था वो बना दी थी, समर कैपिटल आप कह सकते हैं। और शिमला में पोर्टमोर स्कूल है, उसके बारे में दिया गया था कि ये जो पोर्टमोर स्कूल है 1948 से जो है वो चलता आ रहा है। और जो मैंने अभी आपको बताया ना कि कुछ लोग इंग्लैंड से आए थे अपने पूर्वजों के बारे में पता करने के लिए, उनका रिकॉर्ड देखने के लिए, तो उनके कुछ पूर्वज यहाँ पर थे जिनके बारे में जानना चाहते थे कि कब उनकी डेथ हुई, कब वो पैदा हुए। तो वही सब चीज़ें थी रिकॉर्ड में जो था वो देखने की बात कही गई। तो वो हम ज़्यादा उस डीप में जो है वो नहीं जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा। जो इम्पोर्टेंट लगा वहाँ से पॉइंट निकल कर आए वो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए, उनको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन 2023-2024 बजट हाउ मच फंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ हिम उन्नति स्कीम। तो अभी हिम उन्नति स्कीम जो था वो चर्चा में आई, न्यूज़ में आई। तो बोलते हैं कि 2023-24 के बजट में जो है ये हिम उन्नति स्कीम जो है वो चलाई गई है। इसका जो पहला चरण है इसके लिए जो है वो कितना फंड देने की बात कही गई है, कितना प्रोविज़न जो है वो किया गया है। तो पहले फेज़ के लिए जो है वो 150 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है, 150 करोड़ रुपया जो है वो देने की बात कही गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम हिम उन्नति योजना के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले बात रखना याद कि अगर ये न्यूज़ में आई तो किसी मिनिस्टर ने बात की होगी, तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने बात की इसके बारे में। एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वो हैं चंद्र कुमार। एग्रीकल्चर मिनिस्टर का नाम, पहला क्वेश्चन ये बन गया आपके लिए।
दूसरा क्वेश्चन आपने ये याद रखना है कि हिम उन्नति योजना जो है वो स्टार्ट की गई है ताकि ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका डेवलपमेंट जो है वो की जाए। इस योजना के तहत जो है वो क्लस्टर बनाए जाएंगे, दालों के, दूध के, वेजिटेबल के, फ्रूट्स के, फ्लावर्स के और कैश क्रॉप्स के जो है वो बनाए जाएंगे। और कैपेसिटी जो है वो पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो निर्धारित की जाएगी। और कहा गया था कि इसी आर्टिकल में कहा गया था कि गवर्नमेंट ने जो है वो 2% इंटरेस्ट रेट पर जो है वो लोन देने की बात भी कही है कि अगर कोई स्टार्टअप करता है, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर या फिर फिशरीज सेक्टर में। मान लो आप जो है वो एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज में, तो आपको लोन सरकार देगी और इंटरेस्ट भी जो है वो 2% इंटरेस्ट ही जो है वो रखा गया है कि 2% इंटरेस्ट में जो है वो आपको लोन दे दिया जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये बनकर यहाँ से आ जाता है। तीसरा क्वेश्चन इसी आर्टिकल से बनकर ये आता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है किसानों के लिए ताकि वो पॉन्ड्स में जो है वो मछलियाँ, अगर मछलियाँ जो है वो मछलियों की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो उनको सहायता दी जाएगी। तो फिशरीज एग्रीकल्चर आप इसको कह सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में भी जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, 80% सब्सिडी देने की बात जो है वो कही गई है। तो तीसरा क्वेश्चन ये आ गया निकल कर यहाँ से। 4 क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन से निकल गए जो पॉइंट बेसिक पॉइंट निकल कर आए। एक तो 80% सब्सिडी, 2% इंटरेस्ट रेट, हिम उन्नति योजना से क्या होगा, तो ये सारे आपने पॉइंट अब ध्यान रखने हैं। देखो, ज़रूरी नहीं कि हर एक पॉइंट का जो है वो क्वेश्चन बनाया जाए, परंतु इस तरह से जो है ना जानकारी देने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको, अगर आप नहीं पढ़ रहे कुछ भी न्यूज़पेपर डेली का तो कोई बात नहीं, इस तरह से जो है वो आपका हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है सिर्फ वीकली एक न्यूज़पेपर देखने से। अब चंद्र कुमार भी रिवाइज हो गए कि ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। जहाँ तक पीडीएफ की बात रहती है ना, वो भी कंसर्न रहता है। लास्ट टाइम की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी गई है, इस टाइम की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। आगे मैं कुछ डिस्कस करूं उससे पहले पिछले कल एक कमेंट आया था कि टेलीग्राम का लिंक जो है वो हमें टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा। अपने टेलीग्राम पर जाइए, इस तरह से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। एज सच हमारा लोगो है वहाँ पर। 26,800 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए, डेफिनेटली हेल्प मिलेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। देखो, ये क्वेश्चन हमने टेलीग्राम पर डिस्कस पिछले कल जो था वो पिछली लास्ट एडिशन में, पिछले कल नहीं, जो गिरिराज का तीसरे नंबर का पार्ट था मई महीने में, वहाँ पर डिस्कस किया था। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। हाल ही में बनाए गए हैं और टेलीग्राम पर जब मैंने ये क्विज क्वेश्चन का डाला था तो बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट जो था वो किया, गलत टिक जो था वो किया था इनिशियली। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि जो हिमाचल प्रदेश ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है, इसके चेयरमैन जो है वो किसको नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। टेलीग्राम का पता चल गया है, @allexam31 सर्च करके मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।